नमस्कार दादी। उसके परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। आज का विषय है प्रवृत्ति में आर्थिक नीतियां, आर्थिक व्यवस्थाएं। प्रवृत्ति में बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहा गया कि जो हमारी आर्थिक नीतियां होंगी वो 4 भागों में विभक्त होंगी और उन चारों भागों को आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। इन आर्थिक नीतियों से ही प्रवृत्ति की सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। ये 4 नीतियां हैं, उसको उन्होंने वर्ड दिया पीपल्स इकोनॉमी, गण अर्थनीति, साइको इकोनॉमी, मानस अर्थनीति, कॉमर्शियल इकोनॉमी, वाणिज्य अर्थनीति तथा जनरल इकोनॉमी, सामान्य या साधारण अर्थनीति। इस तरह से हम लोग इसको मानकर चल सकते हैं। अभी तक हम देखते हैं जो अर्थशास्त्री हैं और जो हमारा अर्थशास्त्र है, उसमें जो अर्थशास्त्र को या आर्थिक नीतियों को उनका जो डिवीजन है वो मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पर होता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था जो कि बृहद स्तर पर की जा रही हो, जैसे देश के स्तर पर की जा रही हो, एक अर्थव्यवस्था जो कि छोटे स्तर पर की जा रही हो, उसको ही उन्होंने क्वालिफाई किया है कि ये अर्थनीति जो है मैक्रो लेवल की होगी या जो एक माइक्रो छोटे लेवल पर होगी, माइक्रो। मीटिंग चल रही, देख लीजिए। लेकिन हमारी जो अर्थनीति है, हटा दिया यहाँ पर 4 अर्थनीति तो हमारी प्रवृत्ति में इसको अलग तरह से डिफाइन किया गया। इन जो 4 हैं उनमें से हम देखते हैं आज के समय में पीपल्स इकोनॉमी और साइको इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है या काम उसके ऊपर ज़्यादा सोचा नहीं गया है। जबकि जो आज की अर्थनीति जो हम पाते हैं उसमें केवल जनरल इकोनॉमी या कॉमर्शियल इकोनॉमी के बारे में चर्चा हो रही है। उसी को हम अर्थशास्त्र या अर्थनीति मान करके चल रहे हैं। ये पीपल्स इकोनॉमी क्या है? मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकता है, जो हमारे रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो अर्थनीति होगी वो पीपल्स इकोनॉमी है। मतलब ये बहुत ही साधारण शब्दों में हो गया कि हमारी जो एक मनुष्य की जो भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए जो अर्थनीति बनेगी, इसी को कहा गया पीपल्स इकोनॉमी, गण अर्थनीति। इसमें जैसे कि हम जो हमारी प्रवृत्ति की व्यवस्था है उसमें हम कहते हैं कि हम सभी को 100% रोजगार देंगे, हम उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। न्यूनतम आवश्यकता में वो जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, ये मूलभूत आवश्यकता है। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रवृत्ति की गारंटी होगी। फिर एक चीज प्रवृत्ति और हम कहते हैं, हम परचेजिंग पावर जो क्रय शक्ति है मनुष्य को पास में जो धन संपत्ति होगी जिससे जो क्रय करेगा, सामान खरीदेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करेंगे। मतलब संविधान में उसकी गारंटी होगा कि हर एक आदमी के पास में इतना अर्थ हो, इतना वो संपन्न हो जिससे कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को वो खरीद सके। यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी मनुष्य के पास में ऐसा नहीं है किन्हीं भी कारणों से, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा
तो वो संविधान में कोर्ट में जाकर के सरकार से मांग कर सकता है कि मुझे खाने के लिए नहीं है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान के अंदर होगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये संविधान में जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो क्या होगा कि ये जो पीपल्स इकोनॉमी है वो सबसे फ्रंट पे हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक्स है वो पीछे हो गई, और जो पीपल्स इकोनॉमी है वो सबसे आगे हो गई। और बात भी सही है, ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए? मनुष्य के लिए है। यदि मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य की ही आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर अर्थनीति किस बात की? तो प्रोत में इस बात की व्यवस्था की गई, इसीलिए अलग से एक पीपल्स इकोनॉमी करके, और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत महत्व दिया गया कि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो पीपल्स इकोनॉमी है, और हमने कहा मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी हैं उसकी पूर्ति इसमें होगी। और एक चीज और प्रोत कहता है कि हमारी अर्थनीति विकेंद्रीकरण की होगी, जो अर्थव्यवस्था होगी विकेंद्रीकरण की होगी, और जो लोएस्ट यूनिट है जिस पर प्लानिंग होगी उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल की प्लानिंग। तो ब्लॉक लेवल, समाज लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इस तरह की प्लानिंग्स होती रहेंगी। तो अब हम ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पीपल्स इकोनॉमी में आएगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। जब भोजन की व्यवस्था है तो कृषि की व्यवस्था होगी, भोजन तो कृषि से ही मिलेगा। तो हमारी इस तरह की नीति हो, कृषि नीति हो, कि हमारे यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे जो भी उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनको हम खाना दे सकें। फिर खाने का एक स्तर होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, उस स्तर का खाना दे सकें, उस पौष्टिक वैल्यू का खाना दे सकें। ये क्या होगा? इसकी नीति बनेगी कि हम कम से कम आदमी के पास में उसके दूध मिले, उसको मेवा मिले, उसके पास में दाल चावल हो, उसके पास में ये हो, ये सारी व्यवस्था करनी है। क्योंकि भोजन मूलभूत आवश्यकता होगी, तो भोजन से जुड़ा हुआ कृषि है, तो कृषि की जो नीति है वो डिसाइड कहाँ हो रही है? पीपल्स इकोनॉमी में हो रही है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि एक अपने आप में बहुत बृहत विषय हो जाता है। तो लेकिन प्रभुत्व में इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जब मान लीजिए हम कृषि उत्पादन कर रहे हैं, तो हम कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो उसकी व्यवस्था हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है और हम कुछ भी चाहेंगे उगाएंगे, किसी भी कॉस्ट पे उगाएंगे, तब तो अर्थव्यवस्था नहीं चलती। तो वो किसका पार्ट हो गया? पीपल्स इकोनॉमी का पार्ट हो गया। उसके ऊपर शोध होंगे, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी कि हम किस तरह से कृषि के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, कृषि के लिए पानी चाहिए, तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी। अब जैसे पानी के लिए 4 सिस्टम्स हैं जो कि काम करते हैं, उसको बोलते हैं शिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, टैंक इरिगेशन एंड छोटी छोटी नदियों के द्वारा इरिगेशन। शिफ्ट इरिगेशन क्या है? ये नहरों की व्यवस्था है, मतलब पानी कहीं और है, पानी को हम शिफ्ट कर रहे हैं, वहां से कहीं से उठा करके ला रहे हैं। तो पानी को तो नहरों के द्वारा लाया जा सकता है, या बड़े बड़े पाइप्स हो उनके थ्रू लाया जा सकता है, जैसी भी व्यवस्था हो पाएगी। तो कितनी दूर से लेके आना, क्योंकि हमको पानी की व्यवस्था यदि नहीं करेंगे तो कृषि नहीं होगी। तो ये पीपल्स इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। दूसरी सिंचाई की व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट मतलब जमीन के अंदर के जो पानी है उसको हम निकाल रहे हैं। लेकिन
प्रउत में तो इसकी व्यवस्था है कि लिफ्ट इरिगेशन से कृषि कम से कम होनी चाहिए, केवल इमरजेंसी में होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे से पानी हम लेंगे तो पानी जमीन के अंदर का जो पानी का स्तर है नीचा हो जाएगा, उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उसके बहुत सारी और बुराइयां हैं। लेकिन एक और सिस्टम है टैंक इरिगेशन। टैंक मतलब कि बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े झील में पानी हमने बरसात में इकट्ठा कर लिया और उस पानी से, उस टैंक से हम कृषि की व्यवस्था कर रहे हैं, तो टैंक इरिगेशन हो गया। इसी तरह से हमने नदी नालों को रोक रोक करके पानी को हमने रख लिया, उस पानी को हम यूज करें तो वो भी सिंचाई की व्यवस्था। तो ये हर एक जगह की, हर एक समाज की, हर एक ब्लॉक की अपनी रिक्वायरमेंट होगी और उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे कि हम अधिक से अधिक, हमारा जो लैंड मास है, भूमि हमारे पास में है, भूमि में क्या तत्व हैं, उन तत्वों में हम क्या अच्छा से अच्छा उगा सकते हैं, कौन से हम मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि हमको उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है। और स्वास्थ्य में जो दो तरह से उसकी रोकथाम होती है, एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेडिकेशन होता है कि आदमी बीमारी में पड़े, पहले बीमार पड़ जाए तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाए, उसकी व्यवस्था वो पीपल्स इकोनॉमी में होगी। यदि उसको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए तो वस्त्र फाइबर कहाँ से आएगा? फाइबर का हम देखते हैं 4-5 तरह से फाइबर हमको मिलता है। एक तो कपास, जो रुई हम बोलते हैं, रुई रुई से हमको फाइबर मिलता है। जैसे ब्रज का हमारा क्षेत्र है, हम कपास को वहाँ उगा सकते हैं, उस तरह की हमारी जलवायु है कि हम कपास को उगा सकें, तो हम अपने वस्त्र बनाने के लिए कपास को उगा लेंगे। दूसरा होता है रेशम। तो रेशम के कीड़े पाल करके उसके लिए जो जो पेड़ पौधों की जो जरूरत पड़ती है उसको लगा करके उसमें कीड़ों को पाल करके और उससे हम रेशम बना लें। तो रेशम अपने आप में एक काफ़ी अच्छी उसका मजबूती है और उसको वस्त्र के रूप में प्राचीन समय में उस रेशम का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से कुछ है जो कि कीट है, कीड़ों से बनते हैं, लेकिन वो उसके लिए पेड़ पौधों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग तरह के कीड़े होते हैं, उनसे भी फाइबर मिल जाता है। चौथा है पेड़ पौधों के द्वारा, जैसे मान लीजिए गन्ने की खेती हम करते हैं तो गन्ना हम फल भी देगा, गन्ने के जो तने हैं उसमें फाइबर भी होता है, तो उससे हम कपड़ा बनाने के लिए काम में ला सकते हैं। जूट जूट हमने पैदा किया तो उसमें जूट का जो छिलका होता है उसमें भी फाइबर होता है, उससे भी कपड़े बन सकते हैं, बोरा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उसको बनाने की मतलब अलग अलग तरह से उसको रिफाइन किया जाए तो कपड़ा भी बनेगा और दूसरे भी चीजें बन जाएंगी, मोटे भी चीजें बनेगी। अभी तक लोग उसका इस्तेमाल करते ही थे, जूट सब गाँव में इस्तेमाल होता है अभी भी। इसी तरह से और भी प्लांट हैं जिनके अंदर जहाँ फाइबर होता है तो उनका इस्तेमाल हम कपड़ा बनाने में कर सकते हैं। तो हमारे आवास की जो व्यवस्था है उसके लिए हमको सीमेंट की व्यवस्था करनी है, ईंटें की व्यवस्था करनी है, मिट्टी की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, और आजकल लोहे का प्रयोग घर बनाने में ज़्यादा होता है, लोहे का भी प्रयोग करना है। तो हम ब्रज समाज में देखते हैं कि हमारे यहाँ सीमेंट की भी कमी है, सीमेंट बाहर से आता है, लोहा भी बाहर से आता है। तो ये ब्रज समाज में हमको आवास के लिए नीति बनानी हो जो पीपल्स इकोनॉमी का पार्ट होगा, तो क्या करेंगे हम देखेंगे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे भरतपुर, धौलपुर और वो जो इलाका है, आसपास का इलाका है, यदि उन पहाड़ के पत्थरों से यदि सीमेंट बन सकता है तो उसको बनाने की व्यवस्था करेंगे। यदि नहीं तो और कौन सी व्यवस्था हो सकती है
जिससे कि सीमेंट बने। जैसे पहले इस्तेमाल होता था जब सीमेंट नहीं था तो चूना का इस्तेमाल किया जाता था। ये पुराना जो ताजमहल और ये जो इनकी जुड़ाई हुई है उसमें सीमेंट तो नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, वो 2-3 तरह का उसमें चूना प्रमुख होता था, साथ में जो ईंटे का घिसाई करके उसका जो पाउडर बनता था उसको लेकर के और उसको ज्वाइन करके उससे वो बिल्डिंग उसमें बनती थी, चाहे वो किला बना हो, घर बना, बड़े बड़े घर बनते थे या ताजमहल जैसी इमारत बन रही हो, उसकी स्टेबिलिटी बहुत रहती है। वो कहा जाता है कि वो जैसे सीमेंट की जो लाइफ है 100 वर्ष करीब है, 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष की लाइफ रहती है सीमेंट की। उसके वजह से उसमें सीमेंट की कमजोरी, सीमेंट की जो मजबूती है कम होने लगती है, 50 वर्ष के बाद भी ज्यादा कम होने लगती है। तो 50 से 100 वर्ष तक की सीमेंट की मजबूती रहती है। लेकिन चूना और ये मिला करके, अब शायद उसमें गुड़ भी मिलाते थे उसको बॉन्डिंग करने के लिए, तो वो उसकी जो बॉन्डिंग है वो 400 वर्ष तक रहती है, उसकी मजबूती। तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। उतना चूना भी चाहिए, उस तरह का उसमें गुड़ चाहिए, कुछ और भी कुछ चीजें मिलाते थे, उस तरह से मिला करके उसका जो मटेरियल तैयार होता था। तो उसकी, तो अब हमको देखना होगा कि हमारे समाज में हम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे कर सकते हैं। तो आवास की व्यवस्था, ये पार्ट होगा पीपल्स इकोनॉमी का, कि यदि हमको सबको घर बना के देना है, सबके पास घर होना चाहिए। तो और उसकी जो प्लानिंग होगी, किस रेट से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उस रेट से हम भविष्य की भी प्लानिंग करेंगे। ये हर एक चीज में भविष्य की प्लानिंग साथ में रहेगी कि आज एक बच्चा पैदा हो गया तो वो उसको 18 साल के बाद में, 20 साल के बाद में यदि उसको इंडिपेंडेंट घर देना है तो 20 साल के बाद में उसके पास में अपना घर हो, उसकी व्यवस्था समाज अभी से करना शुरू कर देगा। तो हम ये कह रहे थे कि पीपल्स इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। अब पीपल्स इकोनॉमी में क्या है, मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करे। उसमें एक शिक्षा की बात रह गई। शिक्षा में हमको क्या जरूरत पड़ता है, कागज की जरूरत पड़ेगी। तो हम कागज हम बाहर से मंगाएं या हम अपने देश में बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कागज बनता है। मान लीजिए गन्ने का जो छूट बचता है या उसके जो और चीजें बची हुई हैं उससे कागज बन जाए, उसका एक प्रोसेस होगा, उससे भी कागज बन सकता है। ऐसे ही और भी चीजें हैं। बांस है, हालांकि हम लोग के ब्रज क्षेत्र में बांस नहीं होता है, लेकिन बांस के बांस को भी हम लोग कागज बनाने में काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सरकंडे और बहुत तरह की घासें होती हैं, जंगली घासें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनके लिए भी हम व्यवस्था, उनसे भी हम कागज का निर्माण कर सकते हैं। ये हो गया पीपल्स इकोनॉमी का। अब है साइको इकोनॉमी या मानस अर्थनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसकी तो चर्चा अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जिस समय इसकी चर्चा होगी या इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनेगा हमारी समाज की अर्थनीति का। तो जिस तरह से हमारी जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था करना है वो करना है पीपल्स इकोनॉमी में, लेकिन हमारे मानसिक उपभोग के लिए एक तो हमारी जरूरत हो गई, वो जरूरत है भौतिक, एक हमारी जरूरत है मानसिक। तो मानसिक उपभोग की आपूर्ति करने के लिए जो व्यवस्था होगी उसी को कहा गया साइको इकोनॉमी। एक भौतिक हो गया, एक मानसिक हो गया। क्योंकि आदमी जब पेट भर जाता है, सब कुछ सुविधा हो जाती है, तब वो मानसिक के बारे में ज्यादा सोचता है, उसके ऊपर ज्यादा चिंतन रहेगा, ज्यादा समय व्यतीत करेगा। तो वो कहाँ कैसे समय व्यतीत करे, उसके लिए अर्थनीति में व्यवस्था की गई। जैसे कि मान लें हमारा
खेलकूद, संगीत, साहित्य, ये तो साइको इकोनॉमी की पार्ट होगी। तो हम किस तरह का साहित्य दें, किस तरह की हम श्रम नीति बनाएं, जिससे कि मान लीजिए आज की एक जैसे व्यवस्था है, लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर तरह से प्रॉब्लम होती जा रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे रोका जाए, उसके लिए जो व्यवस्था होगी वो कहाँ होगी, साइको इकोनॉमी में। तो साइको इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होने वाली है। इसमें जो चीजें आएंगे इसके अंतर्गत, उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, तो हम चाहते हैं उस लिस्ट को हम पढ़ दें। उसमें होगा किस चीज का उत्पादन किया जाए, आदमी का टेस्ट किस टेस्ट को प्रेफर कर रहा है, तो कौन सी चीज हम उसको उत्पादन करें, तो उसके ऊपर जो रिसर्च होगा या उसके ऊपर जो भी नीति बनेगी वो अर्थनीति का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जहां पर लोग काम कर रहे हैं तो काम करने की व्यवस्था कैसी हो, आदमी का एक लेवल ऑफ कंफर्ट कैसा हो, किस तरह से उसको सुविधा मिले, उसकी जो नीति बनेगी वो साइको इकोनॉमी में बनेगी, मानस अर्थनीति में उसकी चर्चा की जाएगी। इसी तरह से ये भौतिक विकास का आदमी का हो रहा है तो उसके मन पर उसका क्या कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके ऊपर बृहद चर्चा होगी। उस चर्चा के लिए भी साइको इकोनॉमी में बात होगा। इसके पहले जब हम सभ्यता की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक बात और कही थी जो कि प्रौद्ध की विचारधारा के में है कि जब आदमी की भौतिक उन्नति होती है और साथ में यदि उसकी मानसिक उन्नति ना हो तो क्या होगा, संस्कृति का पतन होगा, सभ्यता का पतन नहीं होता है। आपके पास में धन दौलत आ गई लेकिन हम मानसिक रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं तो हमेशा सभ्यता का वही वो एक कारण बन जाता है सभ्यता का पतन का। आदमी को इसका बैलेंस बनाकर चलना होगा। जो भी भौतिक यदि उन्नति हो रही है तो साथ में मानसिक उन्नति भी उस तरह से होती रहेगी तो उसका बैलेंस बना रहेगा। इसकी व्यवस्था साइको इकोनॉमी के अंदर में मानस अर्थनीति में दी गई है। तो ये श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थनीति का पार्ट बनेगा और इसकी आज कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन आने वाले समय में ये सारे इकोनॉमी से सबसे अनूठी इकोनॉमी, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब मानसिक आभोग की जरूरत है। और मानसिक आभोग में इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत तरह के रिसर्च करनी पड़ेगी, तो सारी साइको इकोनॉमी के अंतर्गत सारा काम होगा। इसी के अंदर आता है कि हमारी औद्योगिक नीति कैसी होगी, व्यवसायिक नीति कैसी होगी, इस तरह के नाना प्रकार की चीजें सब इसी के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अब तीसरा आता है इसमें एक चीज और भी, जैसे मान लीजिए हमारा एक शरीर है, हम शरीर को तो केवल एक बॉडी नहीं है, जब हम इसके डिटेलिंग जाएंगे तो हमारा जो शरीर है कई तरह के सेल्स के द्वारा बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स हैं जिससे एक शरीर बना हुआ है। और ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में केवल हम एक मैक्रो लेवल पर शरीर की बात नहीं करते, हम कैसा खाना खाते हैं जिससे हमारे मन पर कैसा विचार होता है, हम कैसे वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी चर्चा करके हम एक एक सेल
को कैसे अच्छी तरह से पोषित किया जाए। ये सारे सेल्स अच्छी तरह से पोषित होंगे तो मनुष्य भी ठीक होगा। जो चीज मनुष्य के लिए सही है वही समाज के लिए भी सही है। इसी तरह से समाज में के भी बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं। हर एक छोटे छोटे चीजों की हमको बारीकी से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना होगा, तभी हमारा समाज उन्नत समाज बनेगा। इसीलिए पीपल्स इकोनॉमी और साइको इकोनॉमी को प्रवृत्ति में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, जिसकी की कल्पना किसी और जगह हुई नहीं थी अभी तक। ये अपने आप में प्रवृत्ति की अनूठी देन है। और तीसरा हो गया कॉमर्शियल इकोनॉमी, वाणिज्यिक अर्थनीति। ये जो आज की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें मोस्टली कॉमर्शियल इकोनॉमी और जनरल इकोनॉमी की बातें, जो अभी दो चीजें हैं अर्थनीति में जो आ रही हैं, वो थोड़ी थोड़ी यही सारी बातें हैं जो कि आज के इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि किस तरह से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लागत कितनी हो रही है, उसके लागत को कैसे कम कर दिया जाए। जो चीज़ हम इंडिविजुअल लेवल पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि आदमी स्वयं चलाता है जिस व्यवसाय को, उसमें उसको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, अभी वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, उसका एक अध्ययन होगा। एक कोऑपरेटिव बेसिस पे जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें क्या व्यवस्था होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी उसमें क्या होगी, की इंडस्ट्री की क्या व्यवस्था होगी, और उसमें किस तरह से प्रॉफिट्स लिए जाएंगे, किस तरह की कॉस्ट होगी, उसकी किस तरह से लाइफ स्पैन है, कैसे उसका रिवाइवल होगा, रिन्यूअल होगा, इस तरह की जो चीजें होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं कॉमर्शियल इकोनॉमी का पार्ट में आएगी। तो पूरी उद्योग, पूरी सहकारी इंडस्ट्री, पूरी व्यक्तिगत जो इंडस्ट्री है जहां पर कि व्यक्ति खुद अपना मालिक है, जैसे मान लीजिए टैक्सी कोई चला रहा है तो टैक्सी का एक ही आदमी मालिक है और वो अपनी टैक्सी का मालिक है, तो वो कितना किराया ले जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बनी रहे और अनाप शनाप फायदा न ले। कोई परचून की दुकान पर है, वो उसकी व्यवस्था कैसे होगी। इन सारी चीजों की जो चर्चा है, जो आज भी अर्थनीति में चर्चा की जाती है, वो कॉमर्शियल इकोनॉमी का पार्ट है। उसे बहुत डिटेल्स में दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें कॉमर्शियल इकोनॉमी का पार्ट रहेगा। इसी तरह से जनरल इकोनॉमी, जो जनरल इकोनॉमी है, जो हम आज मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स की हम जो बात करते हैं, वो जनरल इकोनॉमी में आता है। जैसे कि अब हमको बांध बनाना है, बांध तो कहीं एक बनेगा, उसका फायदा कई समाजों को होगा। तो वो जो बांध जो बनाया जाएगा तो एक समाज नहीं बना सकता, कई समाजों की जरूरत पड़ेगी उसका एक तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, रेलवे है, सड़कों का जाल बिछाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी और व्यवस्थाएं करनी है, ये सारी चीजें जो सामान्य अर्थनीति या साधारण अर्थनीति जनरल इकोनॉमी के अंतर्गत में आएंगी। इसमें क्या होगा, ये समाज के अंदर भी ये काम करेंगे, ये इकोनॉमी समाज के लिए भी उपयुक्त है। जो समाज लेवल पर जो बातें हो रही हैं, कुछ समाज के अलावा जो बातें हो रही हैं, प्लस हमारी क्या आयात नीति होगी, क्या हमारी निर्यात नीति होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या है जनरल इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह की और जो हमारी व्यवस्थाएं होंगी जो कि इन तीनों जगह कवर नहीं हो रही हैं, जो पीपल्स इकोनॉमी, साइको इकोनॉमी और कॉमर्शियल इकोनॉमी का पार्ट नहीं बन रही हैं, वो सारा जनरल इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। तो हमने देखा कि ये जो चारों व्यवस्थाएं प्रवृत्ति के अंदर जो दी गई हैं, उनका डिमार्केशन है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है
कि कौन कौन सी व्यवस्था होगी और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पीपल्स इकोनॉमी। सेकंड प्रायोरिटी साइको इकोनॉमी। थर्ड प्रायोरिटी कॉमर्शियल इकोनॉमी। फोर्थ इज जनरल इकोनॉमी। ये प्रायोरिटी में हो गया। जो पहली दो व्यवस्था है जिसको हमने कहा, एक है हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फिजिकल नीड के लिए, और साइको इकोनॉमी है हमारी मानसिक आभोग के लिए। उसमें खेल कूद, संगीत और बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा बहुत सारी नीतियां भी उसके पार्ट बनेंगे। तो इस तरह से जो प्रौद्योगिकी की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक अर्थनीति है, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया। इसी से संबंधित एक और बात है, उसको भी हम लोग चर्चा में लेके आते हैं कि ये जो देखा गया है कि एक सभ्यता थी, एक जगह था, बहुत संपन्न था, और धीरे धीरे उस वो विलुप्त हो गई। वो ऐसा क्या कारण है जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था डूब गई? तो कुछ तो ऐसे कारण होंगे उसके बारे में। तो प्रौद्योगिकी में ऐसा कहा गया कि जो 3-4 ऐसे कारण होते हैं जिससे कि संपन्न अर्थव्यवस्थाएं भी विपन्न हो जाती हैं, टूट जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो उसमें एक है कि मान लीजिए एक नदी बह रही थी, उसके किनारे वो शहर था। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, तो सब कुछ नदी पर डिपेंडेंट था। ये नदी सूख गई, ये तो वो रास्ता बदल दे, तो क्या होगा? वहां पर जो भी विकसित हो गई हुई सभ्यता है या जो भी अर्थव्यवस्था है वो टूट जाएगी। दूसरे कारण है कि उस जगह के में रहने वाले लोग, जो वहां उद्योग चलता था, उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, यदि उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाए या तो वो वहां से चले जाए, मान लीजिए प्लेग हो गया, हैजा हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल कोरोना चल रहा है और पता चला कि मास लेवल पर लोग एक्सटेंट हो गए, खत्म हो गए, तो क्या होगा? एक अच्छी से अच्छी अर्थव्यवस्था भी विलुप्त हो जाएगी और वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से एक और कारण है, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के लिए हमें यह भी देखना होगा कि जो लोग वहां पर हैं वो किन किन व्यवसायों से जुड़े हैं और वो उनकी संख्या अनुपात क्या है। प्रौद्योगिकी इस पर बहुत जोर देता है और उसमें यह कहा गया कि जब तक बैलेंस इकोनॉमी कब रहेगी कि कृषि में 30 से 40% से ज्यादा लोग ना हो। यदि उससे ज्यादा लोग हो जाएंगे तो कृषि पर भार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था खराब होगी। 20% लोग कृषि के से आधारित उद्योग जो होंगे उसमें जुड़े रहें, उसमें उसमें हो, तो कृषि और कृषि से आधारित उद्योग दोनों मिलाकर हो गया 50 से 60%। तो आबादी इससे ज्यादा उसके ऊपर ना हो। फिर 20% लोग जो जो कृषि से रिलेटेड उद्योग नहीं है, क्योंकि समाज को तो और भी आवश्यकताएं हैं, कहीं चप्पल बनेगा, कहीं कपड़े बनेंगे, कहीं कुछ और बनेंगे जो कृषि से रिलेशन उसका नहीं है, कहीं घर बनेगा, कहीं कुछ बनेगा। तो इससे जो जुड़े हुए लोग होंगे इनकी संख्या 20% करीब होनी चाहिए। और जो 10% लोग हैं वो व्यवसाय से जुड़े रहेंगे। यदि व्यवसाय में भी ये कमी आ गई तब भी अर्थव्यवस्था का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होंगे
वो 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो व्हाइट कलर जॉब्स को बोला जाता है, जो जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स लोग जो हैं, शिक्षक हैं, या जो प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, ये जैसे पुलिस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं होती। तो ये हो गया, ये इस तरह इसका जो बैलेंस है नहीं बना, तब भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। और उसके हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं। तीसरा कारण है उस अर्थव्यवस्था को डूबने का, कि उसकी जो डिपेंडेंसी है, उसकी निर्भरता बाहर के मटेरियल पर होगी। मतलब वो खुद वो चीज को नहीं पैदा कर रहा है, कहीं बाहर से वो चीज आती है। तो जब उसकी सप्लाई वहां से बंद हो जाएगी तो वो उद्योग बंद हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ, या पाकिस्तान उधर बन गया, या बाद में इस बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, जूट का वहां उत्पादन होता था और मिलें बनी थी कलकत्ता में। वो जैसे ही वहां सप्लाई बंद हो गई तो सारे वहां के मजदूर का काम रुक गया, वहां पर काम रुक गया, इंडस्ट्री ठप हो गई। तो क्या इसमें एक चीज और भी है जो बैलेंस इकोनॉमी में, कि ये जो स्थानीय संसाधन है, उन पर उनसे आधारित ही उद्योग वहां पर लगने चाहिए, और स्थानीय लोगों को ही इसमें काम करना चाहिए, तब होंगी बैलेंस्ड इकोनॉमी। तो ऐसी जो इकोनॉमी जब बनेगी, जिसकी ग्रोथ में व्यवस्था की गई है, तभी एक अच्छा समाज बनकर तैयार होगा, और सही माने में हम लोग एक संपन्न कहलाएंगे, और संपन्नता समाज के अंदर आएगी। और समाज इस व्यवस्था के द्वारा, प्रभुत्व की व्यवस्था के द्वारा, समाज के हर वर्ग को, यहाँ मनुष्य नहीं, वातावरण को भी इसके में हमने साथ में लिया गया है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नव्य मानवतावाद। मानवता को तो हम रखते ही हैं, साथ में पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ के जानवरों का, वहाँ के कीड़े मकोड़ों का, वहाँ के पेड़ पौधों का, वहाँ के पशु पक्षियों का, सबका ख्याल रखना है। तभी ये समाज, एक सुंदर समाज की स्थापना हो पाएगी। तो यही था प्रौद्ध की अर्थनीति। अब इस पर कोई प्रश्न है तो प्रश्न किया जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो आ नहीं रहा है, तो आज का विषय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल नए विषय को लेकर के फिर उपस्थित होंगे, और